यस डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा सब्जेक्ट है ट्रांसक्रिप्शन। आप जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। ठीक है ना? यानी सिंपली डीएनए से आरएनए बनाने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब एक बात और समझ में आनी चाहिए कि आखिर ट्रांसक्रिप्शन क्यों होता है, तो कैसे होता है। तो आप जानते हो कि जो कॉम्प्लीमेंट्री है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री है इसके कारण ही एडेनिन के सामने थाइमिन होता है, गुआनिन के सामने साइटोसिन होता है नॉर्मल डीएनए में। लेकिन जब हम आरएनए की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? इसका केस जो है वो रिवर्स हो जाएगा। यानी रिवर्स होने का मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पर एडेनिन के सामने यूरेसिल मिल जाएगा और जो साइटोसिन है उसके सामने गुआनिन मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर बस एक ही डिफरेंस है कि एडिनोसिन कॉम्प्लीमेंट्री नाउ फॉर्म बेस पेयर विद यूरेसिल। ठीक है ना? डीएनए में एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्डिंग करता है, जबकि आरएनए में ये बॉन्डिंग करता है यूरेसिल के साथ में। अब एक और बात, कौन से सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है, तो समझने वाली बात है। डीएनए रेप्लिकेशन तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक स्ट्रैंड का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई आखिर केवल एक स्ट्रैंड का ही ट्रांसक्रिप्शन क्यों होता है? डीएनए में तो दो स्ट्रैंड होते हैं, फिर केवल एक का ही ट्रांसक्रिप्शन क्यों होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात है कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं, अगर वो टेम्पलेट की तरह काम करेंगे तो आप जानते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि ये जो आरएनए बनाएंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा, और फिर जब वो प्रोटीन बनाएंगे तो वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी, क्योंकि वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। और इससे सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाएगी कि जो जेनेटिक ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र है, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। दूसरा, दोनों आरएनए अगर बनेंगे, यानी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर अगर आर बनेंगे, तो एक सबसे बड़ी बात हो सकती है कि भैया एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाए। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो फिर तो उसका ट्रांसलेशन ही नहीं होगा, है ना? क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो समस्या वहीं की वहीं रह गई। तो भाई केवल एक स्टैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब सबसे बड़ी बात कि जब भी हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं, थ्री सेगमेंट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रमोटर, दूसरे को हम कहते हैं टर्मिनेटर, और तीसरे को कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इन दोनों के बीच में क्या होता है? इन दोनों के बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है। क्लियर? तो अब देखिए कौन सा डीएनए का स्ट्रैंड टेम्पलेट स्टैंड की तरह काम करता है। तो ध्यान दो, डीएनए से आरएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये केवल एक डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन कर सकता है। आपको पता है ना कौन सी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है 5n to 3n डायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन में कर सकता है। तो भाई कौन सा स्टैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा? वो स्टैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा जिसकी पोलरिटी है 3n to 5n। वो तो टेम्पलेट हो जाएगा। और 3 to 5 एंड के सामने वाला जो स्टैंड है, उस स्टैंड को हम लोग कह देते हैं कोडिंग स्टैंड। अरे सर ये क्या हो गया? ये तो किसी को कोड नहीं करता, फिर इसे कोडिंग स्टैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल बनने वाले आरएनए जैसा होता है, केवल एक डिफरेंस होता है इसमें। और वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। यानी कि जहाँ पर जो कोडिंग स्ट्रैंड है वहाँ थाइमीन होता है, तो आरएनए में वहाँ पर यूरेसिल होता है। केवल एक डिफरेंस है, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ये देखो फॉर एग्जांपल, तो एक स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड हो गया जिसकी पोलरिटी क्या हो गई भाई? टेम्पलेट स्टैंड की जो पोलरिटी है वो 3 to 5 हो गई, और दूसरे वाले स्टैंड की क्या हो गई? 5 to 3 हो गई, कोडिंग स्टैंड की जो इसकी डायरेक्शन है।
अब ध्यान दीजिए, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। क्यों? क्योंकि जो प्रमोटर है और टर्मिनेटर, इन दोनों के बीच में होता है। क्या होता है इन दोनों के बीच में, जल्दी से बताओ। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में होता है आपका, क्या पाया जाता है, जल्दी से बताओ। स्ट्रक्चरल जीन। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि प्रमोटर और टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन। अब ध्यान दीजिए, ये जो प्रमोटर है और टर्मिनेटर है, इसकी पोजीशन हम किसके बेस पर देखते हैं? तो इसकी जो पोजीशन हम देखते हैं, वो पोजीशन हम देखते हैं कौन सी, उसके बेस पे देखते हैं, जल्दी से बताओ। यस, किसके बेस पे देखते हैं, जल्दी से बताइए। तो इसमें जो रेफरेंस पॉइंट का काम करता है, वो रेफरेंस पॉइंट का काम करता है ये वाला स्टैंड, जिसको कहा जाता है कोडिंग स्टैंड। दैट स्टैंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सारी चीज़ें कोडिंग स्टैंड के हिसाब से करते हैं। क्लियर हो गया ना। तो कोडिंग स्टैंड पे बताओ, ये है प्रमोटर। अब प्रमोटर कौन से पार्ट पे है, जल्दी से बताओ। तो प्रमोटर है 5 एंड पे, और टर्मिनेटर कौन से एंड पे है, 3 एंड पे। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रमोटर की पोजीशन कोडिंग स्टैंड के कौन से पार्ट पे है, 5 एंड पे है। टर्मिनेटर कहाँ है, टर्मिनेटर, दिस वन इज द टर्मिनेटर। और टर्मिनेटर की पोजीशन क्या है, टर्मिनेटर की जो पोजीशन है वो इसके 3 एंड की तरफ है। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर हम प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन चेंज कर दें तो क्या होगा, बदल जाएगा। अगर मान लो यहाँ प्रमोटर कर दें और यहाँ टर्मिनेटर कर दें, तो जो अभी हमारे पास आप जिसको बोल रहे हो ना टेम्पलेट स्टैंड, ये टेम्पलेट वाला बन जाएगा कोडिंग, और कोडिंग वाला बन जाएगा टेम्पलेट। ठीक है ना। तो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है ये कोडिंग स्टैंड। तो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ प्रमोटर, कोडिंग स्टैंड के 5 एंड पर। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ टर्मिनेटर, कोडिंग स्टैंड के 3 एंड पर। और एक बात आप समझ सकते हैं कि इधर की तरफ जो सीक्वेंसेस होते हैं, इनको हम माइनस सीक्वेंस से प्रमोट करते हैं। इधर की तरफ जो सीक्वेंसेस होते हैं, इनको हम प्लस से बोलते हैं। यानी कि प्रमोटर की पोजीशन जो है वो होती है अप स्ट्रीम, माइनस की तरफ, और जो टर्मिनेटर है उसकी पोजीशन होती है किधर, डाउन स्ट्रीम की तरफ। अब ध्यान दो, तो भाई कैसे काम होता है। तो यू नो कि यहाँ पर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। यस, क्या नाम है, आरएनए पॉलीमरेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। ये पता है खुद ही डीएनए के स्ट्रैंड को कट भी कर लेता है और पॉलीमराइजेशन भी कर लेता है। तो लेकिन ये बेचारा इनिशिएशन नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता, ये नहीं कर पाता है इनिशिएशन, ये नहीं कर पाता है टर्मिनेशन। तो ये करता क्या है, जल्दी से बताओ। अकेले ये क्या कर सकता है, तो अकेले ये करता है इलोंगेशन। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इलोंगेशन का काम तो ये अकेले खुद कर सकता है। कौन कर सकता है, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये मेन काम क्या कर सकता है, इलोंगेशन। लेकिन काम इसको तीनों करने हैं। तो ये क्या करता है, ये बच्चा इनिशिएशन के लिए जुड़ता है इनिशिएशन फैक्टर से। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन के लिए इसको जुड़ना पड़ता है सिग्मा फैक्टर से। और इसी तरह से जब आप बात करते हो टर्मिनेशन के लिए, तो टर्मिनेशन के लिए किससे जुड़ना पड़ता है, तो इसको टर्मिनेशंस के लिए जुड़ना पड़ता है रो फैक्टर से। यस, तो जब भी आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन फैक्टर से जुड़ेगा तो इनिशिएशन हो जाएगा। इनिशिएशन के बाद आप देख रहे हैं ये देखो फैक्टर अलग हो गया। इनिशिएशन के बाद ये जो इनिशिएशन फैक्टर है ये अलग हो जाता है, और एलोंगेशन का काम केवल आरएनए पॉलीमरेज करता रहता है। बाद में जब टर्मिनेशन का समय आता है तो ये रो फैक्टर से जुड़ जाता है। तो ध्यान दीजिए क्या क्या काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज अकेला केवल पॉलीमराइजेशन कर सकता है। इनिशिएशन के लिए इसको सिग्मा फैक्टर से जुड़ना होता है, और टर्मिनेशन के लिए इसको जुड़ना होता है किससे, रो फैक्टर से। क्लियर। अब ये आगे बढ़ता चला जाता है। और एक बहुत ख़ास बात अगर आपको बताई जाए कि ये तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तो बहुत सीधी सी बात ये है कि इसमें जो रॉ मटेरियल है, इस पर भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है भाई, व्हाट इज़ द रॉ मटेरियल। तो इट यूजेज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। याद रखना बच्चे,
न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये न्यूक्लियोटाइड तो नहीं है। नहीं, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इसका बेस मॉलिक्यूल होता है और ये पॉलीमराइज करता है किसके साथ हिसाब से, और इसका जो पॉलीमराइजेशन है वो होता है टेम्पलेट डिपेंडेंट। तभी तो हम लोगों ने डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोला था। अब ये किसी भी तरह ध्यान दीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट सम हाउ फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ हेलिक्स। अगर आपको याद हो, डीएनए में हेलिक्स की ओपनिंग के लिए हेलिकेज ने काम किया था, लेकिन यहाँ हेलिकेज काम नहीं करता, यहाँ ये खुद ही कर लेता है एंड कॉन्टिन्यू एलोंगेशन। यस, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने अभी आपको बताया था कि अकेला ये क्या कर सकता है, किस काम को करने में ये कैपेबल है अकेले, तो अकेले ये केवल करता है क्या, एलोंगेशन, बस। Only a short stretch of RNA remain bound to the enzyme. Once the polymerase reaches the terminated region, nascent RNA fall off and so also the RNA polymerase, और इसका टर्मिनेशन हो जाता है। एक और आखिरी बात समझने वाली, हाउ द आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटेलाइज ऑल थ्री स्टेप, तो वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। क्या बता दिया था, जल्दी से बताओ। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि इनिशिएशन के लिए ये ट्रांजिटली जुड़ता है किससे, सिग्मा फैक्टर से, और टर्मिनेशन के लिए किससे जुड़ता है, टर्मिनेशन फैक्टर से। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आरएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए जुड़ना होगा सिग्मा फैक्टर से इनिशिएशन के लिए, और टर्मिनेशन फैक्टर्स रो फैक्टर से टर्मिनेशन के लिए, ठीक है ना। एक और बड़ी बात इंपॉर्टेंट कि इन बैक्टीरिया में सिंस द एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, यस, कोई स्प्लाइसिंग नहीं होती है, तो होता क्या है, तो उसका नतीजा ये होता है कि दोनों काम साथ साथ चलते रहते हैं। यस, क्यों, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों एक ही कंपार्टमेंट में होता है। क्यों सर, एक ही कंपार्टमेंट में क्यों होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बैक्टीरिया के अंदर ऐसा थोड़ी होता है कि न्यूक्लियस अलग हो साइटोप्लाज्म अलग हो, क्योंकि आप जानते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई ही नहीं जाती है। तो दोनों चीज़ें मैनी टाइम, सबसे खास बात क्या होती है कि मैनी टाइम आप देखते हैं ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द आरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब, उसके पहले ही हो जाता है, और इसका जो रिजल्ट बनकर हमारे सामने आता है, व्हाट इज द रिजल्ट, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया, यानी दोनों काम एक साथ होता है। क्लियर, तो दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक बात, आप कोई कमेंट नहीं कर रहे हो, मेरे पास कुछ स्टूडेंट ने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स भेजे थे, तो मैंने अभी उसी टॉपिक्स पर वीडियो बनाना शुरू किया है। आपको जो भी टॉपिक कठिन लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेंशन द टॉपिक इन कमेंट बॉक्स, मैसेज में, कमेंट में अपने उन टॉपिक्स को लिखिए, मैं उन टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और आपको पोस्ट करूंगा, ठीक है, ताकि आपका नीट में सिलेक्शन हो पाए। ओके, ऑल द बेस्ट।